हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैन लॉ। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में आज बात करने वाले हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को जैसे ही पढ़ेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आएगा। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो तो आगे पढ़ेंगे 1993 वाला, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ओके, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या क्या है दिया हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई जो नेशनल ह्यूमन राइट्स से मिलता जुलता है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ओके, है ना। अभी क्या है कि आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना है तो उसके वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। वो लेक्चर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप जाकर देख लीजिए उसको। ओके, आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे। तो सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पे बाय बर्थ जिसे अपना अधिकार मिला है, मतलब बाय बर्थ सबका अपना अधिकार मिला है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ओके, मीन्स ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स अवेलेबल टू एन ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ। मतलब जन्मसिद्ध अधिकार जिसे मिला है, बाय बर्थ जिसे अपना अधिकार मिला है, वो ह्यूमन राइट्स होता है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी ब्रीफ में बता रखा है, पहले के वीडियोज़ आप देखिए उसमें जाके। इंट्रोडक्टरी पार्ट को ऐसे ही ले जाते हैं। वो इरिस्पेक्टिव होगा, चाहे तो उसके नेशनलिटी को लेकर कोई वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, सेक्स को लेकर यानी कि जेंडर को लेकर, कलर ऑफ स्किन को लेकर, और एनी अदर कंसिडरेशन जो भी कुछ भी हो। ह्यूमन राइट्स एक बेसिक राइट है, बाय बर्थ उसको मिलता है। इंट्रोडक्शन तो हो गया, लाइक ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स अवेलेबल टू एन ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ हिज बर्थ इन ह्यूमन रेस। Okay, so it is the inherited in all human beings irrespective of their nationality, religion, language, sex, color or any other consideration. So the Protection of Human Rights Act 1993 defines human rights as, human rights means the rights relating to किसी का life, liberty, equality, dignity of individual को, मतलब ये लाइफ जो गारंटीड किसके द्वारा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट के द्वारा, या फिर इन्फोर्समेंट बाय कोर्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स जब मैं बताऊंगा, अभी तो यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसमें इन चीज़ों को बताया गया है। लाइक ह्यूमन राइट्स मतलब क्या होता है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो राइट्स जो दिए गए हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, तो ये राइट्स गारंटीड किस चीज़ के द्वारा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, और या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट जो लीगल एग्रीमेंट्स किए हैं हमने जो इंटरनेशनली, उससे कहीं ना कहीं बॉन्डेड है। ओके, मतलब इसका अगर ब्रीच होगा तो चाहे तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट उसकी एक्शन लेगी, मतलब जो भी इंटरनेशनल बॉडी है वो इसकी एक्शन लेगी, जैसे यूडीएचआर है, आईसीसीपीआर है। ओके, तो वो तो मैंने बता रखा है, वो आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ओके, यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें जो गारंटीड है, चाहे तो राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है, ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट से, मतलब लीगल एग्रीमेंट जो इंटरनेशनली कर रखे उससे गारंटीड है, या फिर इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के जो कोर्ट हैं उनकी जो जजमेंट्स है उससे इन्फोर्सिबल है। ओके, ये आपको याद रखना है। लाइक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल of the country and which ultimately leads to development of the nationals as whole, and the Constitution of India guarantees basic human rights to each and every citizen of the country, remember, and the framers of the constitution have put the best effort in putting down necessary provisions। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं उन्होंने बहुत प्रोविज़न डाले हैं जो नीडेड था। लाइक आर्टिकल 17 की बात करें, जो बात करता है अनटचेबिलिटी की, तो उसको महात्मा गांधी ने डलवाया था। तो ऐसे कर करके आप इसको याद कर सकते हो। हाउएवर विथ continuous development taking place, the horizon of human rights have has expanded, and the parliamentarians are now playing a great role in recognizing the basic rights of people and passing statutes, amending provision etc। ये तो सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट्स इसके हो गए क्लियर। अब आते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। अभी ह्यूमन राइट्स के
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंडिया में आए तो इससे पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़े थे, तो इंडियन कॉन्सेप्ट को जानेंगे पहले। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ कैसे आया तो उसको जानते हैं। एज वी नो, लाइक द ह्यूमन राइट्स इन इंडिया ओरिजिनेटेड लॉन्ग टाइम अगो, इट कैन easily be recognized from the principle of Buddhism, Jainism, Hinduism. So the Hindu religious book and the religions text like Gita, like वहाँ पे क्या है कि गीता में लाइक वेदास, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, तो ये हिंदू रिलीजियस बुक्स जो हैं हमारे यहाँ, लाइक गीता, वेदास, अर्थशास्त्र या धर्मशास्त्र, गीता, वेदास, अर्थशास्त्र एंड धर्मशास्त्र, जो कंटेन करते हैं प्रोविजंस। किस तरह के प्रोविजंस? जो ह्यूमन राइट्स से मिलता जुलता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो प्रोविज़न को कंटेन करता है। ओके, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम रूलर्स जो थे, शासक थे, लाइक उनमें भी कई बार जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, मतलब हक या न्याय की बात करते थे, जो कि अकबर और जहांगीर का नाम आता है उसमें। ठीक है, तो अभी आते हैं लाइक ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश एरा। अगर ब्रिटिश काल की अगर बात करें, ब्रिटिश एरा की, तो यहाँ पे क्या था, ग्रेट वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था वहाँ पे। मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेंस हुई थी, धज्जियाँ उड़ी थी बुरी तरह से, बिगिनिंग में और एंड में भी उड़ी थी। ओके, सो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे आया था फिर इंडिया में। ये इसका जन्म हुआ था मॉडर्न ह्यूमन राइट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंडिया में। अब जैसे कि पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, तो ब्रिटिश एरा के बाद आते हैं 1947, ब्रिटिश काल के बाद। ओके, तो 1947 की बात है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की गई थी, किस लिए? हमारे जो संविधान निर्माता थे, तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है कि इसमें ड्राफ्टिंग या फिर एडॉप्टिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने और एडॉप्ट करने का इनको एक चीज़ सौंपा गया था, टास्क असाइन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट किया जाए और एडॉप्ट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्म किया, इसको क्या किया, एडवाइजरी कमेटी फॉर्म किया। सो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को मतलब फॉर्म किया इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे हमारे यहाँ। सो इन्होंने इसका जिम्मा दिया, जो एडवाइजरी कमेटी जो था ना, जो एडवाइजरी कमेटी का जिम्मा किसे दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब सौंपा इनको, इनके अध्यक्षता में, इनके चेयरमैनशिप में, मतलब ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को गठन किया गया, फॉर्म किया गया। और जो ड्राफ्टिंग लिस्ट जो बनाया गया था, मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो ड्राफ्टिंग होगी, वो कौन कर रहे थे यहाँ पे? वो कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव थे यहाँ पे। लाइक यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ, लाइक बी आर अम्बेडकर थे, बी एन राव थे, के टी शाह थे, हरमन सिंह थे, के एम मुंशी थे, एंड द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी के लोग थे, सीईसी के कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी के लोग थे यहाँ पे। सो बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के टी शाह, हरमन सिंह एंड के एन मुंशी। ओके, तो ऑल्दो देयर वर फ्यू अमेंडमेंट प्रपोज, सो देयर वाज ऑलमोस्ट डिसएग्रीमेंट ऑन द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड। कई बार असहमति हो जाती है जो प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे फंडामेंटल राइट्स में। सो द राइट्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स वेर पॉलिसी। अब क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट जब भी कभी हुआ, तो आपको पता है कि यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो आपको पता है कि ये जो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि आपको द इंटरनेशनल बिल, जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैंने बताया था, तो उसमें बताया था कि यूडीएचआर और आईसीसीपीआर या फिर आईसीईएससीआर, ये तीनों आपको याद रखना। मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें द इंटरनेशनल बिल से आया था। और वो इंटरनेशनल बिल किस ईयर में पास किया गया था? तो ये आया था 1946 में। ओके, इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट, इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट 1946 में ये लाने वाले कौन थे? यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, सो यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इतना याद रखना, मैंने पीछे बता रखा है इसको, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वीडियो देख सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो उसमें यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर, ये तीनों इसी के थ्रू आया था। तो ये तो 1946 में मतलब ये बिल आया था, और इसमें एक्चुअली यूडीएचआर जो है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसमें क्या था कि इससे ही ज़्यादातर प्रोविज़न जो लिए गए थे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में, जो कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो बड़े लीडर थे उस समय, तो उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट हुआ, जैसे जो ड्राफ्ट कर रहे थे इसको फंडामेंटल राइट को, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के टी शाह, हरमन सिंह, के एम मुंशी, तो इन सारे ने
फंडामेंटल राइट को अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी आई उसके बाद। सो इनकंसिस्टेंसी आने के बाद यूडीएचआर के राइट्स को कंप्लीटली कवर किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो भारत यूडीएचआर का जो मेंबर जो साइन किया था इन्होंने पहले ही मेंबर, मतलब यूडीएचआर तो बाद में आया, लेकिन यूडीएचआर जो था ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो यूडीएचआर भारत ने साइन किया था 1942 को, 1 जनवरी 1942 को, 1 जन 1942 को भारत ने इसको साइन किया था बाकायदा। और यूडीएचआर में बहुत सारे राइट्स थे और उसी के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया गया था। ओके, ताकि मतलब वो तो ह्यूमन राइट्स की बात करता ही था, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की जहाँ तक बात करें तो आगे डिस्कस करते क्या क्या चीज़ें थी उनमें। ओके, सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स है जो कि पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो मेंशन किया गया है, जैसे कि आपको पता है। सो और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आप जानते ही हो इसके बारे में। सो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या मेल खाता है यहाँ पे, कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है। सो इंडिया हैज़ साइंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑन 1 जनवरी 1942। जैसे कि मैंने बताया कि 1 जनवरी 1942 को इंडिया ने साइन कर दिया था यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये इंटरनेशनल बिल्स के थ्रू आए थे यूडीएचआर और बहुत सारी चीज़ें आई थी। सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो रेफर्ड एज अ मैग्ना कार्टा, मतलब कंटेन्स अ फंडामेंटल राइट। मैग्ना कार्टा जो उसमें ब्रिटेन में आया था ना, मैग्ना कार्टा, मैंने इसके बारे में बता रखा है आपको, वो सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में मिल जाएगा आपको। ओके, सो दीज आर द राइट्स विच आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट in case of any violation. Article 13 clause 2 prohibits state from making any law in violation of the fundamental rights। यानी कि यहाँ पे बताया गया, देखिए 13 clause 1 जो आर्टिकल है ना, वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है, मतलब भारत के संविधान मतलब बनने से पहले, उससे पहले जो राइट्स थे उसकी बात करता है। और 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो ये बात करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा उस समय मैं इसके बारे में बात करूंगा। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई लॉ बनता है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट की वायलेशन करता है, इन्फ्रिंज करता है, मतलब फंडामेंटल राइट जो मूलाधिकार है उसका वायलेशन अगर करता है, तो वो लॉ मतलब बन नहीं पाएगा। समझ गए? इतना आप जान लो, मतलब सिंपल भाषा में। सो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो इट ऑलवेज प्रोवाइड्स दैट इफ अ पार्ट ऑफ लॉ मेड is against the fundamental rights, that part would be declared as void। जैसे मैंने बताया, if the void part cannot be separated from the main act, the whole act may be declared as void। तो पूरा एक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा void। जैसे कि यहाँ पे केस है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स कैसे फंडामेंटल राइट्स में ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। ओके, सो आगे मैं आर्टिकल बताऊंगा कौन से आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट्स के जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। सो इन केस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ में डिस्कस कर ले रहे हैं। केशवानंदा भारती केस में हुआ क्या था, देखिए केशवानंदा भारती केस में क्या था कि केशवानंदा भारती एक केरला के रहने वाले थे, वो एक मठ के जो हेड होता है वो हेड थे वो केशवानंदा भारती। वहाँ पे पता ही है कि उस समय इंडिया में 1960-70s के दौर था, 60 to 70s के दौर था, तो उस समय क्या था कि लैंड रिफॉर्म एक्ट आ रहा था, तो वहाँ पे 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, तो इसमें क्या था कि रिस्ट्रिक्शन कर दिया था कि कौन कितना लैंड रख सकता है, कि ज़्यादा लैंड आप इतना नहीं रख सकते। सो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था केशवानंदा भारती का जो मठ था, उस मठ का जो लैंड, वो हिंदू मठ थे, वो हिंदू आश्रम था एक तरीके से मान सकते हो उसको, तो वहाँ पे जो लैंड था उसको एक्वायर्ड कर लिया था, मतलब टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ने। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे ये जो लॉयर थे, ये केस लड़े थे नाना पालकी वाला, आप जानते ही होंगे। सो यहाँ पे वायलेंस, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ, आर्टिकल 25, 26, ये सब की वायलेशन हुई, कहीं कि रिलीजन का भी वायलेशन हो रहा है, जो राइट टू रिलीजन है, ये सब प्रैक्टिस वगैरह हर चीज़ का वायलेशन हो रहा है, आप लैंड एक्वायर कर ले रहे हो।
तो यहाँ पे बताया गया लाइक राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल। आर्टिकल 25 सॉरी जो 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, 25th अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कहा गया, इससे पहले 24th आया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, उसमें कोई रिव्यू होगा नहीं। 25th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बताया गया 25th अमेंडमेंट एक्ट में कि राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी कर्टेल कर सकती है। और 29th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 29th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो गया था, समझे। तो 29th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो गया था कि वो फंडामेंटल राइट को भी इवन अमेंड कर सकती है, इतना पावर हो गया। तो वहाँ पे टसल चल रहा था पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, जो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में उसमें टसल चल रहा था, बहुत बड़ा टसल था। सो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में यही हुआ था। और बस यहाँ पे आपको बस एक याद रखना, वहाँ पे बहुत सारे केसेज आगे आते हैं, लाइक बैंक नेशनलाइजेशन जो उस समय हो रहे थे, और गोलकनाथ केस भी आता है 1967 का। तो वो तो जब फंडामेंटल राइट, आप फंडामेंटल राइट वाले केस इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट बट इट शोज हाउ इंडिया अंडरस्टूड द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, तो मतलब किस तरीके से जो यूडीएचआर था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की प्रोविजन को कैसे बाइंडिंग किए हम अपने यहाँ। इसका मतलब ये नहीं है इस केस में, तो मतलब केशवानंदा भारती केस तो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता था वो हटा दिया गया उसके बाद। ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता है, ओके, उसको रिपील कर दिया गया था। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, ओके। तो अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आप इस केस को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इसको एक बार देख लेना। पर यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स में बस इतना काफ़ी है, लाइक यूडीएचआर की जो चीज़ें राइट्स है वो लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बट ये शो किया कि भारत किस तरीके से इसको माना, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को माना और ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाला भारत किस तरीके से इसको अपनाया है, ओके। सो आगे आते हैं, जैसे प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर के जो प्रोविजंस करस्पॉन्डिंग है प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे कि यूडीएचआर की जो आर्टिकल्स हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं वो मेल खाता है कैसे, यहाँ पे देखिए। क्योंकि यूडीएचआर के राइट्स को कंप्लीटली कवर किया गया था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को डाल रहे थे, तो वो ड्राफ्ट करने वाले जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, BN राव थे, KT शाह थे, हरमन सिंह थे, KM मुंशी थे। तो ये सारे चीज़ लोगों ने क्या किया कि जब ड्राफ्ट कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने इसको ऐड किया था, यूडीएचआर के सारे राइट्स को कवर किया और उसको डाला था। तो उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे कि यूडीएचआर के कौन से राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया था। सो इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 7 यूडीएचआर के अंदर आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में आता है, जैसे कि हमें पता है। रिमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, सो रिमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 8 में आता है यहाँ पे, और ये आर्टिकल 32 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जैसे पता है आर्टिकल 21 में आता है हमारा, ये आर्टिकल 9 यूडीएचआर के उसमें आता है। सो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस भी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में आता है, और यूडीएचआर के एक्ट में यहाँ पे आता है 11 क्लॉज 2 में, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी आता है आर्टिकल 17 यूडीएचआर में, और हमारा आता है अर्लियर फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में। तो उसको समझा था, जैसे मैंने अभी बताया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, अब रिपील कर दिया गया था इसको। सो केशवानंदा भारती में वो केस पे टसल हो रहा था बहुत बड़ा उस समय, जो मैंने बताया था आपको। सो इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा और बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको कर्टेल किया जा सकता है। 25th अमेंडमेंट किया उन्होंने, और जैसे कि 9th शेड्यूल में उसको डाले, उसका कोई रिव्यू नहीं होगा। वो 29th अमेंडमेंट भी हुआ था उस समय। सो वो केस में अलग जाएंगे क्योंकि ये केस बहुत डिटेल में चला जाएगा, और लेक्चर ह्यूमन राइट्स पे ना होकर वो लेक्चर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स पे, ओके। सो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर बात करें आर्टिकल 17 ये हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रैक्टिस प्रोफेस, जो पता ही है आर्टिकल 25 क्लॉज 1, मतलब फ्रीडम है, आज़ादी है अपने रिलीजन को प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करने के लिए, और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ओके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A, ओके। इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक सर्विस
आर्टिकल 16 क्लॉज 1 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 क्लॉज 1, आर्टिकल 29 बात करता है माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की, और ये सारे आर्टिकल्स हैं यूडीएचआर के। ओके, आप देख सकते हो, एक बार देख लो आप यूडीएचआर के आर्टिकल्स अगर याद करने हैं आपको। राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो आर्टिकल 21A में है, आर्टिकल 21A में। ओके, और डीपीएसपी में भी राइट टू एजुकेशन है। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता ही है। सो मेनी ऑफ द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कंटेन इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स 1966, सो ICCPR also contained in part 3rd of the Constitution of India, so it has signed or ratified the ICCPR। अब ICCPR क्या है, जैसे मैंने बताया था इस पे के बारे में कि ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। ओके, सो नाउ प्रोविजंस ऑफ ICCPR along with corresponding provisions of Constitution of India are as follows। अब ICCPR भी एक इंटरनेशनल बिल के थ्रू आया था जो 1946 में पास हुआ था। ओके, उसके बारे में मैंने बता रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बीच को लेकर जो लीगल एग्रीमेंट हुई थी देशों के बीच में, और जो भी एग्रीमेंट है इसको आप देख लेना। तो ये ICCPR जो है, ICCPR से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेल खाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न है और जो ICCPR के प्रोविज़न्स हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की जो प्रोविज़न है वो कौन कौन से आर्टिकल में दोनों का मेल खाता है, ये देखते हैं। बेसिक यहाँ पे बताना है कि दोनों हम जो अडॉप्ट किए हैं, चाहे तो यूडीएचआर को लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लिए हैं, या फिर ICCPR को लिए हैं, तो ये दोनों का या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें से लिए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से प्रोविजंस हैं बेसिकली, मतलब बेसिकली हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वो ICCPR या UDHR से मिलता है या नहीं, वो जानना था यहाँ पे। ओके, UDHR वाले तो मैंने बताया ही, अब ICCPR वाला बताता हूँ। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 6 क्लॉज 1 और 9 क्लॉज 1 जो ICCPR का है उसमें डाला गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, भारत का संविधान, वो आर्टिकल 21 में हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, आपको पता है ये। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर की अगर बात करें तो आर्टिकल 23 में डाला गया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और ICCPR के आर्टिकल 8 क्लॉज 3 में डाला गया है। ओके, समझ सकते हैं आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज है, तो ये हमारे आर्टिकल 22 में है, और ये जो ICCPR के आर्टिकल आप देख लेना। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D। ओके, सो D बताता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ओके, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14, सबको पता है आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, और ICCPR के आर्टिकल 14 क्लॉज 1। ओके, आप इसके ICCPR या UDHR के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आपको याद करने हैं तो आप याद कर लीजिए इसको। और भी चीज़ है जैसे राइट नॉट टू बी कंपेल टू बी विटनेस अगेंस्ट ऑन सेल्फ। ओके, मतलब किसी को विटनेस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते अगेंस्ट ऑन सेल्फ, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आप विटनेस गवाही दीजिए। ओके, आपको सो राइट नॉट टू कंपेल टू बी अ विटनेस अगेंस्ट ऑन सेल्फ। आर्टिकल 20 जैसे पता है कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जिसमें बात किया गया नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज ए ऑफेंस। अब यहीं तक याद है मुझे, आगे याद नहीं है। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। 20 क्लॉज 2 समझ गए, सॉरी 20 क्लॉज 3 समझ गया ना, कि राइट नॉट टू बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट ऑन सेल्फ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्टीज। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जीओ पार्टीज आप जानते हो, जो कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पता है ना आपको। तो इसमें
यूडी ये ICCPR के आर्टिकल 14 क्लॉज 7 में बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोस्ट फैक्टो। ओके, एक्सपोस्ट फैक्टो जो हमारे 20 क्लॉज 1 में है, ओके, जिसमें बताया गया था, मैंने बोला ही अभी कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। जब तक लॉ की वायलेशन नहीं हुई है तब तक आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। किसी को मतलब कोई पर्सन कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, यानी गिरफ्तारी तो आगे का प्रोसेस है, मतलब आपको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, समझ गए। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, जैसे कि पता है आर्टिकल 25 इसी की बात करता है। आर्टिकल 25 में अगर जाए तो आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, और उसी में क्लॉज 1 बात करता है 25 का, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड टू ऑर्डर प्रोविजंस ऑफ पार्ट all persons are equal entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब ये राइट दिया गया है कि अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है कोई भी। ओके, तो ये आर्टिकल 25 ये राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 25। सो 25 क्लॉज 1 और 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए जो है ना, इसकी प्रोविज़न ली गई है यहाँ से आर्टिकल 18.1 से। ली नहीं कि मतलब मिलता जुलता है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, फंडामेंटल राइट की ड्राफ्टिंग हो रही थी, उस समय ही इसको इंटरनेशनल लॉज को भी लेकर चले थे कि वो ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज हैं उससे भी चीज़ों को हमने लिया था। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये भी ICCPR से मिलता जुलता है, जो हमारे 19 क्लॉज 1 ए में बात किया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स जैसे बताया गया है। ओके, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 इसके बारे में आप जानते ही हो। तो ये सारी चीज़ें ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से लिया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, equality and equal protection before law and no discrimination on the basis of any ground such as race, color, sex, language, religion etc। ये सारी जितनी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये ICCPR से मेल खाता है आर्टिकल से। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, देखिए सेमेस्टर के अगर पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें तो इतना लिखना नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं ह्यूमन राइट्स के उससे क्या क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें लिख दो आप। आर्टिकल कौन याद रखता है। सो जब से मैं क्लास स्टार्ट किया अभी तो ये ICESCR पे भी आ गए हैं कि इससे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है क्या क्या मिलता है। सो जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि UDHR, ICCPR और ICESCR को रट जाओ। अगर इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ को जानना है तो ये तीनों चीज़ें आप रट जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से ली गई हैं और इससे मेल खाता है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स की ड्राफ्टिंग हुई थी ये सारी चीज़ों से मिलता है। तो UDHR को भी आपको जानना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी जानना है, आपको इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी जानना है यानी कि ICCPR, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भी जानना है ICESCR। मुझे तो बताते बताते याद हो गया। ओके, सो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की अगर बात करें, ये देखिए नाम से पता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात करता है। ओके, सो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे यहाँ है ना, DPSP पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो DPSP से मेल खाता है। ओके, सो जाहिर सी बात है वहीं से लिया गया है, हर चीज़ को पढ़कर ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाले गए हैं सारी चीज़ें, या DPSP में सारी चीज़ें डाली गई हैं। सो द ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। कोवेनेंट मतलब होता है लीगल एग्रीमेंट। ओके, जो दो राज्यों या जो नेशंस, स्टेट्स कह सकते हैं, जो मिलकर करते हैं। ओके, दो या नहीं, सारे साइन जो करते हैं इसमें जो बॉन्डेड होते हैं कि अगर इन्फ्रीज हुआ, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई तो एक्शन लेंगे। ओके, सो द ICESCR इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी, मैंने अभी बताया था, विच मेनली फोकसेस ऑन अ सोशल एंड कल्चरल राइट्स लाइक फूड। इसका मेन देखिए हर चीज़ का फोकस होता है। UDHR का अलग है, ICCPR फोकस करता है सिविल राइट्स का, पॉलिटिकल राइट्स का, तो ICESCR अलग राइट्स पे फोकस करता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे फोकस करता है, जैसे कि फूड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एट्सेट्रा, जैसे मैंने बता रखा है ये सब। सो
एट्सेट्रा। आपको पता चल गया यहाँ पे फूड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर एक्सेट्रा की बात की गई है। सो इंडिया रैटिफाइड दिस कॉवेनेंट ऑन 10th अप्रैल 1979। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन दिस कॉवेनेंट आर फाउंड इन पार्ट 4। जो DPSP हमारा दिया गया है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो वहाँ पे जो चीज़ें डाली गई हैं वो इससे मिलता जुलता है। ओके, ज़्यादा चीज़ मिलती हैं उसमें जो कि ICESCR से मिलता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। सो प्रोविजंस ऑफ ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स along with corresponding provisions of Constitution of India are as follows। like right to work की अगर बात करें तो आर्टिकल 41 में मिलता है DPSP में। ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करें तो आर्टिकल 39 क्लॉज D में मिलता है। इसके आर्टिकल याद करना चाहोगे तो याद कर लीजिए आप। सो राइट टू लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड फॉर लाइफ की अगर बात करें तो आर्टिकल 43 में ये है। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ जो लीव है वो आर्टिकल 42 में बताया गया जो DPSP में है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, ये स्टेट को अपनाना चाहिए। अगर बेटर सोशल वर्क अगर करना चाहती है गवर्नमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट अगर करना चाहती है गवर्नमेंट, अगर हर स्टेट को ये सौंपा गया है कि वो अपने स्टेट में इसको अपनाएं। ओके, जो आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो उस पर क्या होता है कि आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होना यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होना। और DPSP की वायलेशन नहीं होता। DPSP में क्या है कि ये बाउंडेड नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, अगर वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं तो। सो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव की अगर बात करें तो आर्टिकल 42 में है, जो कि ICSCR के आर्टिकल इन आर्टिकल से मिलता है। फैकल्टीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रेन फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज F है वो बात करता है, और ये आर्टिकल 10 क्लॉज 3 ICESCR में दिया गया इसका प्रोविज़न। सो वही चीज़ें यहाँ पे बात की गई है, लाइक इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मतलब इम्प्रूव करना है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है ये। सो आर्टिकल 11 में है जिसमें ये कौन सी चीज़ें ICESCR इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में डाला गया है इसके आर्टिकल में 11 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में है। कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 45 में डाला गया है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो आर्टिकल 29 to 30 ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में। आर्टिकल 27 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, बस इतनी बात की गई है। ओके, आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटीज़ की बात की गई है। अब आते हैं कुछ केस लॉज पे। लाइक इन द कोर्ट ऑफ ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला जो फंडामेंटल राइट्स है और DPSP में ये सारी चीज़ें जो प्रोविज़न ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है हमारा वो फंडामेंटल और DPSP में है। जाहिर सी बात है, जो मूल अधिकार की अगर किसी का बात करेगा वो तो फंडामेंटल राइट में जाएगा, वो ह्यूमन राइट्स की बातें होती हैं। सो अभी ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसमें क्या है कि लाइक अपेक्स कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट द लॉ ऑफ लैंड डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी नेचुरल और कॉमन लॉ राइट्स। ओके, सो अदर देन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो HR खन्ना ने इसको इस तरीके से बताया था। लाइक इस केस को समझते एक बार अच्छे तरीके से। लाइक ये ADM जबलपुर, देखिए ये सारे केसेस आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करूंगा आपके साथ तब इसको डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अभी ब्रीफ में कर लेते हैं। लाइक ये हैविस कॉर्पस केस एक तरीके से इसको कह सकते हैं, लाइक इलीगल डिटेंशन। लाइक आपको पता है कि उस समय के जो सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे 1975 में, जो उस समय लाइक LK अडवाणी, अटल बिहारी, सो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को, जो विपक्ष के लीडर्स थे उस समय, इंदिरा गांधी का सरकार था, सो डिटेन कर लिया गया था। ओके, तो उनको डिटेन करके रख लिया गया था और कस्टडी में करने के बाद ये टाइम था 25 जून 1975 जब इमरजेंसी हमारे देश में लगा था।
25 जून 1975, याद रखिए। तो 27 जून को कोर्ट में जाने से रोका गया इनको क्या किया गया, जिन्हें जो भी बड़े बड़े विपक्ष के लीडर्स थे इनको डिटेन करके रख लिया गया, इनको कोर्ट में जाने से रोका गया। सो यहाँ पे आर्टिकल 359 के द्वारा इनको मतलब एक तरीके से, अब यहाँ पे आर्टिकल 358 में क्या है कि यहाँ पे बताया गया कि आर्टिकल 58 में फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 की सस्पेंशन हो जाती है, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कि आपको पता है एज अ लॉ स्टूडेंट। ओके, एंड आर्टिकल 59 बात करता है कि सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ओके, कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड जो पार्ट 3 में है ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंशन हो जाएगा, कुछ राइट्स हैं जो। अब जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ था, अब इस समय तो सस्पेंशन आर्टिकल 19 का भी होगा, और इस समय सस्पेंशन फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 है उसमें से भी बहुत सारे आर्टिकल्स के होंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया कि लाइक जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो मीसा एक्ट है उसमें नया सेक्शन जोड़ा गया 16A जो सेक्शन था मीसा एक्ट, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बहुत छोटा सा एक्ट है जो सिक्योरिटी को लेकर बनाया गया था, तो उस एक्ट में ये चीज़ें जोड़ी गई थी। ओके, तो इसमें जो ये जो क्लॉजेस थे इसमें ये चीज़ बातें की गई थी, लाइक ये बात करता है कि ग्राउंड्स ऑन बीच एन ऑर्डर और डिटेंशन इज मेड और परपोर्टेड टू बी मेड। सो यहाँ पे हैबिस कॉर्पस के पिटीशन फाइल की गई, यानी कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स में। तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट था उस समय, सो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लंबे समय तक डिटेन नहीं कर सकते, यहाँ पे ये कहा गया। तो हाई कोर्ट ने इसको लिया, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसके बाद ये केस का नाम एडीएम जबलपुर केस को एक रिकग्निशन मिला कि ये केस का नाम एडीएम जबलपुर केस है। तो उसी समय इसमें मतलब आगे केस को बढ़ाते हुए जब अपील जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसमें जो जस्टिस थे लाइक एन रे या फिर HR खन्ना या फिर जस्टिस बेग या फिर जस्टिस चंद्रचूड़ या भागवती, ये सारे लोगों के पास गया ये केस, इनके बेंच पे गया। तो ये केस को सुन रहे थे एन रे या फिर लाइक HR खन्ना, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भगवती। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इस समय ये कहा गया कि आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब आता है उस समय क्या होता है कि आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया जाता है। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर कुछ केसेस में। ओके, कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना इन्फॉर्म किए हुए, एज सुन एज इट मे बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट की, और या फिर एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड लाइक अ नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 आवर्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक है जानते ही हो आप। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्हें बाहर नहीं आने दिया क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 22 को सस्पेंड कर दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और जो यहाँ पे जो बात की गई लाइक हैबिस कॉर्पस के जो राइट यहाँ पे नहीं दिया गया। ओके, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये कहा गया, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो चली थी ना वो 37 डेज तक चली थी आर्ग्यूमेंट, 37 दिनों तक आर्ग्यूमेंट चली थी ये लगभग। ओके, करीबन। और ये इनमें जो ये एन रे थे, HR खन्ना थे, जस्टिस बेग थे, जस्टिस चंद्रचूड़ थे, भगवती थे, ये सारे ये 5 जो जजेस थे इन्होंने इसको सुना था। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट जो आई, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने ये कहा कि ज़्यादातर हाई कोर्ट ने हबिस कॉर्पस यानी कि हबिस कॉर्पस पिटीशन को एंटरटेन की थी, हाई कोर्ट ने एंटरटेन की थी, एंड डिसाइड करते हुए ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन रहेगा जब इमरजेंसी लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, और जब तक आर्टिकल 358 की इम्पोजिशन है, जब तक इम्पोज है ये, तब तक यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड रहेगा
जो आर्टिकल 14, 21, 22 और भी कुछ भी जो पार्ट थर्ड में बताया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359, आप देख लीजिएगा वो आर्टिकल। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि एक जस्टिस HR खन्ना जो थे, HR खन्ना ने इसको बोला कि इसमें कि आर्टिकल 21 जो है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सो ये बल्कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल से भी है। ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 बात करता है। सो यहाँ पे ये सीधे सीधे बताया गया कि जो लॉ ऑफ लैंड हमारा जो है ना, वो नेचुरल लॉ और कॉमन लॉ पे रिकॉग्नाइज नहीं है। ये है कि मतलब कोई जो हमारे स्पेसिफिकली जो प्रोवाइड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हटकर कोई अदर लॉज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, समझे, कि उसको लॉ ऑफ लैंड नहीं ठहराया जाएगा। मींस इसमें जो आर्टिकल 21 है या फिर जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही चीज़ को हम लोगों ने अपनाया है। सो लेटर ऑन इन द केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो जे भगवती, जो जस्टिस भगवती थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया लाइक द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी जो है in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights which go to constitute the personal liberty of man, and some of them have been raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under Article 19. So no person can be deprived of his right to go abroad unless there is a law made by the state prescribing the procedure for so depriving him, and deprivation is effected strictly in accordance with such procedure. Okay, so here आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 की अगर बात करें, आर्टिकल 21 में बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो और आर्टिकल 19 में जो बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे कि यहाँ पे टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और टू रिसाइड एंड सेटल, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा राइट दिया गया है। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन वाले केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे इनको रोक दिया गया था, वो लंबा कहानी है, फैक्ट है। सो आर्टिकल 21 में क्या था कि एक वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 21 कहता तो है कि वो प्रोटेक्ट करता है किसी का लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे ये भी कहा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड his life or personal liberty except according to the procedure established by law, except according to the procedure established by law. Okay, अगर कोई लॉ की प्रोसीजर अगर इसको रोकना चाहता है तो उसको रोकेगा। मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू प्रिवेसी एज ए इंटीग्रल पार्ट, जो गारंटीड करता है पार्ट थर्ड में। ओके, जैसे कि आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात करता है, तो यहाँ पे वही चीज़ तो बताया गया ना यहाँ पे, लाइक आर्टिकल 21 इज़ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स विच गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन, एंड सम ऑफ देम हैव बीन रेज्ड टू अ स्टेटस ऑफ द डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड गिवन एडिशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19। तो यहाँ पे बोला गया लाइक नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू गो अब्रॉड, कि कोई व्यक्ति किसी को डिप्राइव नहीं कर सकता है अपने राइट को, मतलब गो अब्रॉड मतलब विदेश जाने से। ओके, सो यहाँ पे बोला कि अनलेस लाइक देयर इज़ अ लॉ मेड बाय द स्टेट प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर, अगर कोई स्टेट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, कोई लॉ बनाया गया है, स्टेट प्रिस्क्राइब कर रहा है, सो द प्रोसीजर फॉर सो डिप्राइविंग हिम and the deprivation is affected strictly in accordance with such procedure. Okay, अब ये जो प्रोसीजर बताया गया आर्टिकल 21 में, वो प्रोसीजर अफेक्ट होगा। ये कब अफेक्ट होगा? जब कोई स्टेट प्रिस्क्राइब कर रहा है अलग प्रोसीजर, यहाँ पे बताया गया है ना, एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब ये तो राइट मिला हुआ है आपको, ये सही है, पर अगर कोई और प्रोसीजर जो स्टेट ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर उस प्रोसीजर अगर उसको मतलब लगता है कि मतलब ये चीज़ को मतलब रोकना चाहिए, तो वो रोकेगा। ओके, समझ गए ना? सो यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें कर रहे थे, फंडामेंटल राइट को जानते हुए केस लॉ भी डिस्कस कर लिए। सो आफ्टर द प्रेजेंट केस द अपेक्स कोर्ट केम अप विद द थ्योरी ऑफ एमिनेशन in order to make fundamental rights active and meaningful. Also relaxation to the rule of locus standi. Locus standi, as you know, like सुने जाने का अधिकार सबका है, so was given by the court.
सो सम मेजर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, उसको याद कर सकते हो आप कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी की अगर बात करें ना, तो इसमें PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस लॉ है, आप इसको देख लेना। राइट टू क्लीन एयर, तो ये भी है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्वायरमेंटल लॉ में ये बेसिकली आएगा, ऐसे ऐसे केस लॉ। राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, MC मेहता, जैसे ये सारे MC मेहता के अंदर आएगा, ये सारे इन्वायरमेंटल लॉज के केस लॉ हैं। ओके, तो देखिए जो फंडामेंटल राइट है ना, और ये DPSP है, फंडामेंटल राइट तो अपने आप में बहुत वाइडेस्ट है, और ह्यूमन राइट्स वही चीज़ है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कब होती है, जब उसका लाइफ उसका फ्रीडम छीन जाता है। फ्रीडम किसी चीज़ को भी लेकर हो सकता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताएगा। राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ओके, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इन रेन नॉइज पॉल्यूशन केस, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुस्नैरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, तो ये वाला देख लेना। राइट टू फ्री लीगल एड, खत्री एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू लिवलीहुड, ओल्गा टेलिस एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट टू फूड, किसेन पटनायक वर्सेज स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ये सारे केस लॉज है जो इम्पोर्टेंट है, आप इसमें से कुछ कुछ याद कर सकते हो, ओके। राइट टू मेडिकल केयर, PT परमानंद कटरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, रूरल लिटिगेशन एंड इंटरटेनमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ UP, ये सारे ये जो इन्वायरमेंटल लॉज में ये सारे केस लॉ आपको मिलेंगे। राइट टू प्राइवेसी, KS पुट्टुस्वामी, एंड KS पुट्टुस्वामी का केस पता ही होगा आपको, लाइक ये 2017 का जो जजमेंट था वो AIR 2017 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट टू प्राइवेसी, इसमें बताया गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी एज एन इंटीग्रल पार्ट गारंटीड अंडर पार्ट 3। याद रखना, यहाँ पे मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स की बात ना होकर ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स की बातें हुई। तो फंडामेंटल राइट्स वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो लाई गई हैं उसमें ऐड किया गया है वो मिलता जुलता है किस चीज़ से, वो मिलता जुलता है UDHR से, क्योंकि UDHR के राइट्स को कम्प्लीटली कवर किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स की ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो बार बार मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, तो उसको दिमाग में आप रखना, ओके। कंक्लूजन में वही चीज़ है, लाइक ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स विच फॉर्म द एसेंशियल पार्ट ऑफ हिज और हर डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बींग। सो कॉन्स्टिट्यूशन acts as a protector of those basic rights as a fundamental rights and DPSP, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रोटेक्टर की तरह खड़ा है किसके, वो फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर। एंड मोर emphasis has been given to the fundamental rights and they are directly enforceable in the court of law. So from a deep study of part 3rd and part 4, पार्ट 3rd और पार्ट 4 को तो अच्छे से पढ़े ही। पार्ट 3rd में फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 4 में बात करता है DPSP की बात करता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। So the Indian Constitution, it is easily evident that almost all of the rights provided under UDHR यानी कि Universal Declaration on Human Rights are covered in 2 parts। जो यूनिवर्सल, देखिए UDHR की राइट्स को आगे जाकर जो हमने पढ़ा ना अभी, आगे जाकर जो ICCPR और ICESCR, ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और ICESCR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल बिल के थ्रू आया था जो कि 1946 में पास हुआ था। UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ये लाने वाला था और 1946 में पास हुआ था। तो ये इसको ग्लोबली रिकग्निशन के लिए लाया गया था, इंटरनेशनल बिल। सो इंटरनेशनल बिल जब लॉ बना, एक्ट बना, तो उसमें UDHR आया, ICCPR आया और ICESCR आया। तो UDHR तो बात करता है लाइक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में,
आईसीसीपीआर बात करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, और आईसीएससीआर जो बात करता है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। देखिए आईसीसीआर का मोस्टली पार्ट जो है ना हमारा, वो पार्ट 4 में बताया गया है। जो पार्ट 4 जब हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, जैसे मैंने बताया है अब अभी आपको, तो डीपीएसपी में ज़्यादा चीज़ें जो मिलती है वो आईसीएससीआर से मिलता है, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ज़्यादातर उसी में मिलता है। जैसे अभी क्या है कि आईसीसीपीआर जो है उसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स या फिर यूडीएचआर, उसमें फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को बनाते हुए वो कवर किया गया था यूडीएचआर की चीज़ों को, क्योंकि यूडीएचआर 1942 से ही ये बनना शुरू हो गया था। पास कब हुआ वो तो बात की बात है, 3-4 साल बाद पास हुआ था, लेकिन हमारा देश भी तो 1947 में आज़ाद हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी समय बन रहा था उससे पहले। सो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उधर से ही लाई गई थी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बातें की गई थी, तो ह्यूमन राइट्स की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में ही तो डालना था। तो वो बस इसका एक चीज़ आपका बताना है आपको कि रिलेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें डाली गई नहीं डाली गई है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो जुडिशरी हैज ऑल्सो टेकन ग्रेट स्टेप सच रिलैक्सिंग रूल्स ऑफ लोकस स्टैंडी, यानी कि सुने जाने का अधिकार, कि ऐसा नहीं है किसी के राइट की वायलेशन हो रही है तो सुने जाने का अधिकार है उसका, लोकल स्टैंडी यानी मैक्सिम, लीगल मैक्सिम याद रखना आप। एंड नाउ एनी अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ द वंस अफेक्टेड कैन अप्रोच कोर्ट, कि कोई पर्सन अप्रोच कोर्ट जा सकता है। एंड द अपेक्स कोर्ट हैज़ इंटरप्रेटेड द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अ सिटीजन्स एंड नाउ राइट्स लाइक राइट टू प्रिवेसी, राइट टू क्लियर इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फेयर ट्रायल एट्सेट्रा ऑल्सो फाइंड प्लेस इन द फंडामेंटल राइट्स। तो ये अब ख़त्म हो चुका है, जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को ख़त्म कर दिया आपको ह्यूमन राइट्स को समझाने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं ह्यूमन राइट्स के। बस संभवतः यही आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। आपको कभी भी पेपर में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखने के लिए, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोविजंस है ना वो आप लिख दीजिएगा, वो सही है। और सारी प्रोविज़न नहीं, जो प्रोविज़न मिलता है यूडीएचआर से और बाकी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उनसे मिलता है, लाइक इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, लाइक आईसीसीपीआर और आईसीएससीआर जैसे मैंने बताया है, वो आप उसको याद रखना और वैसे ही मतलब आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी तो हो गया, आगे मैं डिस्कस करूँगा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, और जो एक्ट है हमारा 1993 वाला, उसकी डिस्कशन करूँगा मैं आगे। तो मुझे लगता है आज ये क्लियर हो गया है आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।